तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनसे क्वेश्चन सीधे बनते हैं आपके एग्जाम में, और उनको एक एक सीधे तरह से अच्छे से पूछता है हर क्वेश्चन को। तो आइए उन क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं, और आपको इसी वीडियो में मैं उनको याद कराने की कोशिश करूँगा, है ना। तो आइए चलते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक याद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिए गए हैं। तो हमको कैसे याद करना है कि हमको अनुच्छेद 1 से लेके 3 तक याद करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को याद करेंगे। और एक सीक्वेंस में याद करने का तरीका होता है, तो कोई भी अनुच्छेद आराम से कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं हम। और उस तरीके से रट्टे मारने से कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में बैठने की उम्मीद नहीं होती है ना। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अनुच्छेद 1 याद करते हैं कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा। इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो पूछेगा भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करेगा तो दूसरे में राज्यों का निर्माण दिया है। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो नाम और निर्माण क्षेत्र। अब 2 और 3 में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में राज्यों का निर्माण है, तो किस तरह से हमको डिफाइन करना होगा कि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद जो 2 है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 2 वाला में तो राज्यों का निर्माण की बोलेगा, जो कि नए राज्यों का निर्माण दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में दिया गया है जो भारत के अंतर्गत राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और उनके नए राज्यों का निर्माण भारत की सीमा के राज्यों से ही किया जाता है। तो अनुच्छेद 3 में आप समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण, और अनुच्छेद 3 में है जो भारत के अंतर्गत राज्य हैं उनके नाम क्षेत्र में निर्माण के परिवर्तन। बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या दिया गया है, तो भाग 2 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता दी गई है, 5 से 11 में अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपको 12 से 35 मौलिक अधिकार दिखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं याद करना। आपको ये मैंने इसलिए इस सीक्वेंस में लिख रखे हैं कि इनको आपको डीपली समझना ज़रूरी है। आपको मौलिक अधिकार, आपके क्या क्या अधिकार हैं, नागरिकता क्या है, तो इनको आप एक बार अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा, जिनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। तो भाग का हम केवल उन क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, फोकस करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 का सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाग 4 में 42वां संशोधन हुआ था 1976वें एक्ट के तहत, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है ना। ये आपको अक्सर एग्जाम में मिलेगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, तो आपको मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आपको देखना है क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 से राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 52 से लेके 54 तक। तो 52 से 54 तक हमको एक सीक्वेंस में याद करने हैं। तो 52 से 54 तक पहले हम याद करेंगे 52, 53, 54, ऐसे याद किया। तो 52, 53, 54 पे सीधी सीधी राष्ट्रपति के लिए पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति पद के लिए पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद का कैसे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति होता है पहले पद आया, फिर शक्ति आई, है ना, फिर शक्ति के बाद क्या होगा, निर्वाचन होगा। पद आया 52 में, शक्ति आई 53 में, फिर हुआ निर्वाचन 54 में। अब निर्वाचन हो चुका है, बन चुके हैं राष्ट्रपति, तो भाई उनको हटाने का भी कोई प्रक्रिया रखी गई होगी। जब निर्वाचित करने की प्रक्रिया रखी गई है तो उनको हटाने की भी। तो फिर आते हैं अनुच्छेद 71 में। तो 71 सिंपल है, एकदम से सिंपल याद करना, महाभियोग प्रक्रिया 71 में दी गई है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की एवं 72 की। तो 72 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति को कि उनको क्षमायान करने की शक्ति दी गई है। किसकी, क्षमायान करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। बात करते हैं 85 की। तो लोकसभा का विघटन दिया गया है, जो कि लोकसभा का विघटन होगा वो अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 73 की। तो हम 1, 2, 3 ऐसे याद करेंगे, 1, 2, 3 मतलब अध्यादेश जारी करना। किसी भी परिस्थिति में मतलब कोई भी कानून लाना हो
तो उस समय अगर किसी भी तरह से सदन नहीं लग रहा है, लोकसभा नहीं लग रही है और इस समय अगर इमरजेंसी आ जाती है और इतनी ज़्यादा आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमको किस में दी गई है? अनुच्छेद 103 में दी गई है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 123 में याद करेंगे, अनुच्छेद 143 याद करेंगे, सकल। सकल है जो सकल दिया गया है, इसको अनुच्छेद 143 उसमें सकल, सुप्रीम कोर्ट की सकल दिया गया 143 में, ऐसे याद करेंगे। बात करते हैं अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी कि राष्ट्रपति के पद की। तो राष्ट्रपति के पद की देखते हैं, अनुच्छेद 63 और 64 इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ आपको यही पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है। अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और बात करेगा अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है, तो राज्यसभा का सभापति होगा राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है ना। तो बात करते हैं आगे, और आगे बात करके जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब क्या है कि प्रधानमंत्री पे आते हैं। तो प्रधानमंत्री में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 74 और 75 इम्पोर्टेंट है। 74 में हम याद करेंगे सीक्वेंस से कि 74 में प्रधानमंत्री में एक मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 74 कहता है। और 75 कहता है कि प्रधानमंत्री एक जो मंत्रिपरिषद 74 में दिया गया उसका एक हेड होगा, जिसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। किसे? हम 74 के हेड को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। तो बात करते हैं अब अनुच्छेद संसद की, कि संसद में क्या क्या दिया गया है। तो संसद को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि संसद जो है कि अनुच्छेद 79 में आपको दिख रहा है, जो संसद दिया गया है कि संसद में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या आपको जानने की कोशिश होनी चाहिए। अनुच्छेद सीक्वेंस में याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीधे सीधे याद करेंगे यूँ, 3 को 79, 80, 81, 79, 80, 81। तो सीधा सीधा याद करेंगे। पहले सबसे बड़ा संसद बना, संसद से छोटा होता है फिर राज्यसभा, याद करेंगे सीक्वेंस में। फिर आता है लोकसभा। तो सीधे सीधे 79, 80, 81 सीधे सीधे सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अनुच्छेद 100 से याद करते हैं। अनुच्छेद 100 से आगे आपको याद करना है 100, 105, 108, ऐसे याद करना। 100, 105, 108। तो इसके बाद में याद करेंगे अनुच्छेद 100 में हमने देखेंगे अध्यक्ष को जो निर्णायक मत होता है वो राष्ट्रपति ले सकता है। जो निर्णायक मत होता है, जैसे दोनों का अगर 50-50% मत हो जाता है किसी भी विधेयक पर, तो जो निर्णायक मत होगा वो राष्ट्रपति ले सकता है ना। अनुच्छेद 5 की बात करेंगे, 105 की, तो उसमें संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। संसद के पास जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लेख करता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के बाद बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। इसमें संयुक्त बैठक दी गई है, किसी भी मसले पर या फिर आपत्ति पर जो भी संयुक्त बैठक होती है, तो उसके बारे में आपको अनुच्छेद 105 में 108 में दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 112 की। तो इसमें बजट का प्रावधान दिया गया है। जो बजट है वो किस में दिया गया? अनुच्छेद 162 में दिया गया है। तो हम बात करेंगे 162 की, ठीक है। अनुच्छेद 112 में अनुच्छेद ये दिया गया है बजट के बारे में, 112 में हमारा उल्लेख दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेखा अनुदान दिया गया है। लेखा अनुदान, जो भी अनुदान होता है, विदेशी पैसे दिया जाता है, उसका लेखा जो आपको दिया जाता है वो 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें वित्तीय विधेयक के बारे में बताया गया है, जो भी कौन वित्त मंत्री होगा, क्या वित्तीय विधेयक की विशेषता होंगी, ये अनुच्छेद 117 में आपको दिया गया है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आपको दिख रहा है, मैंने ये जो अनुच्छेद लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट हैं, 124, 131। 124 में सुप्रीम कोर्ट के पद की विशेषता दी गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय होगा, है ना। और फिर बात करते हैं 131 की, जिसमें मूल आंशिक अधिनियम दिया गया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मूल आंशिक अधिनियम पूछेगा सीधा। बात करते हैं 137 में। तो 137 में न्यायिक पूर्वावलोकन का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई प्रावधान न्याय होता है तो उस पर अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर दोबारा से
पूर्वान्वयन किया जा सके, विचार किया जा सके, इस वजह से इसको अनुच्छेद 37 में रखा गया है। तो अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट शकल दिया गया है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया था। बात करते हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी का पद जो CGA और महान्यायवादी होते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट बस इतना याद रखना है कि जो CGA का पद है वो महान्यायवादी का पद तो महान्यायवादी का पद आता है अनुच्छेद 71 में, ठीक है। और CGA का जो पद होता है वो अनुच्छेद 148 में। तो आपको महान्यायवादी का पद किस में है? 76 में है। और अनुच्छेद और CGA का पद 184 में है ना, तो 148 में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे सीक्वेंस से याद हो गए होंगे। जिस तरह से मैंने इनको लिखा है, एक बार आप लिखकर रिवीजन कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने आपको सीक्वेंस में याद कराने की कोशिश की है उस तरह से, और आपको पक्का याद हो जाएंगे एक ही बार में। तो और आगे के जो आपको एक बात बता दूं कि जो इसके और इम्पोर्टेंट वो जो हैं उनको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही जल्द अगले वीडियो कल आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। जो कल वीडियो आपको मिलेगा उसमें इससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट और अनुच्छेद हैं उन पर बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनेंगे उनसे सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से उनके बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।